का स्मरण करना चाहता हूँ और उनकी स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये बड़ी दुखद घटना हुई थी। प्रोफेसर कालिया एक्चुअली हम लोग आपस में इतने अभिन्न थे कि हम लोग एक दूसरे को प्रोफेसर कहकर संबोधित नहीं करते थे। हम अशोक जी कहते थे, वो नवजीवन जी कहते थे, तो इस प्रकार से और बहुत लंबा साथ था। जैसे एक तरह से कालिया जी का छात्र जीवन का प्रारंभ, मेरा अध्यापक जीवन का प्रारंभ जो एमए में था तब से मेरा उनका साथ है। और ब्रजेश जी तो बहुत उदीयमान मेधावी छात्र भी थे और कुछ मेरे भी लिए छात्र ही थे, तो दोनों स्वनाम धन्य थे और दोनों का जो योगदान है उसका स्मरण करते हुए और उसकी संस्तुति करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। और संस्कृत परिषद को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा उपक्रम आप लोगों ने किया है, जो इन लोगों की स्मृति में आपने व्याख्यान माला प्रारंभ की है और ये आज शायद तीसरी कड़ी है व्याख्यान माला की। तो आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पूरे के पूरे ये संस्कृत परिषद के जितने भी अधिकारी हैं, ये अपने आप में विचार ही बड़ा स्पृहणीय और मैं प्रशंसनीय है। और मैं शीतला प्रसाद जी का इतना सुंदर भाषण हुआ, अब मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे क्या कहूँगा। मैं एक छोटी मोटी बातें, मुझे 10 मिनट आपके दिए गए हैं। मैंने उसमें भी कहा था मुख्य आज कोई वक्तृता देने की मेरी मनस्थिति नहीं है, केवल छोटी सी बात एक आध करना चाहता हूँ आपसे और वो बात करके मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये आपने, मैं अभी अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से यही बात कह रहा था कि संस्कृत साहित्य में एक अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार में आप एक चीज़ को खूब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। तो आज मेरे पद्मश्री अलंकरण का जो आपने जो अतिशयोक्ति के साथ जिस तरह से किया है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ और क्या न कहूँ। क्योंकि जब आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कहते हैं ना, तो फिर अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं और चीज़ों का जो आकार है वो अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उन सबका पात्र हूँ। देखिए, मैं पहले जो था वही आज भी हूँ। तो पद्मश्री से मेरे में कोई विशेष वैशिष्ट्य आ गया हो, मुझे नहीं लगता। ये ज़रूर एक अच्छी बात है कि एक तरह का ये जिसको आप कहते हैं कि एक सार्वजनिक अभिज्ञान है, पब्लिक रिकॉग्निशन है, जिसके द्वारा मैं ये मानता हूँ कि यदि मेरे विषय के बारे में लोगों की अभिरुचि जागे, उन लोगों की जिनका कि इस विषय से परिचय नहीं है, जिनका इस विषय से परिचय है और जो यहाँ हैं और जो इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनके लिए कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात उनके लिए है जो इस धारा के अंग नहीं है। इस धारा के अंग नहीं है, उनके लिए यदि बस एक पद्मश्री मिला है तो लोगों को लगता है भाई इनको मिला है, क्या काम किया है इन्होंने, तो एक जिज्ञासा होती है। उससे यदि मेरे विषय का कोई प्रचार या प्रसार होता है या किसी की जिज्ञासा उसमें जागती है, तो मुझे लगता है कि तब इस पुरस्कार की सार्थकता है। आपके बीच में तो मैं इस विश्वविद्यालय में छात्र भी रहा, मैं यहाँ विश्वविद्यालय का यही छात्र रहा, यही अध्यापक रहा, यहीं से रिटायर हो गया। और संस्कृत परिषद से भी मेरा उस प्रकार का शायद आपका इतना सक्रिय संबंध नहीं है, लेकिन ये संस्कृत परिषद जब से लखनऊ में काम कर रही है तो प्रारंभिक काल से ही मेरा इसका संबंध रहा है। आज से नहीं,
जब कमलापति मिश्र जी थे उस समय से एक संस्कृत परिषद जब काम कर रही है। फिर गोपाल चंद्र सिंह जी आए, अय्यर साहब थे, बनवाल साहब थे, तो वे लगातार विद्यार्थी के रूप में भी, और कहना चाहिए कि सक्रिय, उस वक्त काफ़ी सक्रिय भी था, यहाँ आता जाता था। अब थोड़ा सा वो उतना सा संबंध उतना थोड़ा सा कह लीजिए कम हो गया है, या जिस तरह से भी। तो मुझे नहीं लगा कि पद्मश्री से आपके और हमारे बीच में कोई विशेष अंतर आया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक अपने विषय के संबंध में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और दूसरी परिषद के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी चंद्रभूषण जी से यही कह रहा था, मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं, कभी कभी मुझे जी लगाने में भी संकोच होता है, लेकिन मैं अब चूँकि यहाँ पर मैं हूँ, तो मैं उनसे यही बात कह रहा था कि, और त्रिपाठी जी से भी मेरा अनुरोध होगा, और वो ये कि हमारी संस्कृत की जो गतिविधियाँ हैं उनके केंद्र के रूप में इस संस्था को उभरना चाहिए। मैं निश्चित अभी कम से कम लखनऊ में जो संस्कृत के अध्ययन की, संस्कृत के अध्यापन की, संस्कृत के शोध की, संस्कृत के चिंतन की जो भी सारी बातें हैं, उनके केंद्र में नहीं है ये इसको हमारी आलोचना न मानिएगा। इसको हम ये मानते हैं कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम उसको एक प्रारंभ बिंदु के रूप में लेते हैं। तो यदि पहले संभवतः ये काफ़ी केंद्र में रही है पहले प्रारंभ में, और मैं समझता हूँ कि गोपाल चंद्र सिंह जी के समय में भी काफ़ी केंद्र में रही है, और धीरे धीरे जो है अब आप लोगों ने फिर से शुरू किया है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत उत्साही लोग हैं इसमें, चंद्रभूषण जी हैं, प्रयाग जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, पत्रिका जी हैं। पत्रिका जी थोड़ी बात ज़रूर ज़्यादा करती हैं, लेकिन ये कि बहुत ये उत्साही टीम है। तो मुझे लगता है कि इनसे ये अपेक्षा करना या ये निवेदन करना एक अच्छी बात होगी, और तो इसको केंद्र में रखिए। केंद्र में जब हम रखते हैं तो कई चीज़ें आती हैं। केंद्र में आप भाषणमाला कर रहे हैं, इसी तरीके से मैंने चंद्रभूषण जी से कहा था कि एक आप मासिक गोष्ठी कर सकते हैं आपस में अपने लोगों की, जिसमें कि हम सामान्य अनौपचारिक चर्चाएं करें। तीसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह इत्यादि हैं, आपको संभवतः पता नहीं, मालूम नहीं, हमारे यहाँ आपकी परिषद में कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है हमारे कश्मीर शरीफ की कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर विश्व के कई स्कॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। तो संभवतः जो यहाँ से उनको मिलने में कठिनाई हुई है, ये भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। और उस समय उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को दिलाने में मुझे कालिया साहब से, सिन्हा साहब से कई बार निवेदन करना पड़ा है कि इसको आप किसी तरीके से ये इनको दीजिए, इनकी फ़ोटोकॉपी करने के काम करने दीजिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज़ आप बनाएं कि जिसमें कि ये एक केंद्र बन करके, जिसको कि आप न्यूक्लियस कह सकते हैं, उसके रूप में ये उभरे, और तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये अब मैं थोड़ी सी हम लोग कर देते हैं उसको, और उसको चेंज किया है, हम उसकी कॉपी करा के तुरंत भिजवा देते हैं। इसका भी संपर्क मुझसे हो रहा है 2 वर्षों से। कई मैंने इसके नहीं, एक मिनट प्रयागी, हमारा सिर्फ कहना ये है कि आपने जब हमको उत्तर दिया तो उससे लगा कि मैंने बात कही, तो आप तो कर रहे हैं। हम सिर्फ ये मेरे मन की जो इच्छा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि दूसरी बात मैं अपने विषय के संबंध में कहना चाह रहा हूँ। देखिए, शायद आपको पता है कि मालूम है नहीं मालूम है, उस वक्त मैं भी विभाग गया था। तो विभाग में मुझे अभिमन्यु जी ने बुलाया था, और बड़े प्रेम से उन्होंने वहाँ मैंने एक चीज़ मार्क की, और वो मार्क ये किया कि विभाग के जो भी लोग हैं वे
प्रोफेसर अय्यर और प्रोफेसर कांचन पांडे जी, प्रोफेसर बनर्जी, इनके बारे में कुछ जानती ही नहीं। ये बिल्कुल अतीत के लोग हो गए। सच बात ये है कि संस्कृत विभाग का परिचय जो है वो इन लोगों के कारण है। आप समझिए कि प्रोफेसर अय्यर, प्रोफेसर पांडे, प्रोफेसर सत्यव्रत सिंह, प्रोफेसर बनर्जी, ये सब वो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हमको विश्व में प्रतिष्ठा दिलाई है, इस विभाग को प्रतिष्ठा दिलाई है। तो उनसे जो परिचय विभाग के, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि परंपरा विच्छिन्न हो गई। यदि हमको उनके प्रति स्मरण होता या हमें नाम से भी उनको याद होता, तो ये परंपरा, तो मैं चाहता हूँ कि विभाग की, जब विभाग में ये जब परंपरा चलती है तो बड़ी आवश्यक होती है। ये बात मैं नहीं कह रहा ये विभाग का स्थल नहीं है, लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लखनऊ केंद्र रहा है। कश्मीर दर्शन के 3 केंद्र देश में रहे। एक केंद्र था कश्मीर, और वहाँ पर श्री स्वामी लक्ष्मण जी, जो जिनके के पास इस युग तक आप समझिए कि कश्मीर शैव दर्शन की जो मौखिक परंपरा है वो परंपरा उन तक आई थी, और कुछ जगह विश्रृंखलित भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ सुरक्षित परंपरा उन तक आई। तो एक केंद्र वो रहा, और 1991 में उनके देहावसान के बाद भी उनका संस्थान काम कर रहा है, लेकिन एक केंद्र था। दूसरा केंद्र वाराणसी था। वाराणसी में प्रोफेसर शिवकुमार, पंडित शिवकुमार शास्त्री, महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री, और उसके बाद गोपीनाथ कविराज, ये केंद्र था। और उसके बाद पंडित रामेश्वर झा, ये 3 व्यक्तियों का जो था ये केंद्र था। और इस केंद्र ने कश्मीर शैव दर्शन को आगे बढ़ाया, और वहाँ दोनों बातें, साधना और ज्ञान दोनों की परंपराएं चली। तीसरा केंद्र जो था वो लखनऊ में प्रोफेसर कांति चंद्र पांडे ने अभिनवगुप्त जो काम किया, और पांडे जी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन ये था कि विश्व के फलक पर, या विश्व का जो कहना चाहिए कि शैक्षणिक फलक है, यानी यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो मेन स्ट्रीम ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम है वर्ल्ड ओवर, उसमें वो कश्मीर शैव को और अभिनवगुप्त को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। यानी विश्व के शिक्षा संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में अभिनवगुप्त के नाम को जाना जो गया, वो प्रोफेसर कांचन पांडे जी के कारण जाना गया। ये बहुत बड़ा योगदान है प्रोफेसर कांचन पांडे जी का, और वो लखनऊ का योगदान है। और जो चूँकि लखनऊ का योगदान है, इसलिए वो आप सबकी एक तरह से आप सबका उत्तराधिकार है वो, और इसलिए उस उत्तराधिकार का आपको गर्व भी होना चाहिए, और उसके प्रति उत्तरदायित्व का अनुभव भी होना चाहिए। ये दोनों बातें आपके साथ हैं। अब ये जानिए कि क्यों अभिनवगुप्त महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, तो बहुत छोटी सी बातें करना चाहता हूँ। छोटी बात ये है कि हम सब लोग बहुत साहित्य के करीब करीब किसी न किसी शब्द ने साहित्य कभी न कभी पढ़ा है। अब जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो अभी चर्चा वो कर रहे थे हमारे प्रयाग जी, लोचन पढ़ा रहे थे, है ना, आपने लोचन पढ़ाया। इसी तरीके से हम लोग साहित्य दर्पण पढ़ते हैं, काव्य प्रकाश भी पढ़ते हैं, और उसमें हम रसों की भी चर्चा करते हैं, रस की चर्चा भी बहुत करते हैं। हम नाटक पढ़ते हैं और उसके साथ नाट्यशास्त्र की चर्चा करते हैं। तो ये जो चर्चाएं होती हैं उनमें छोटी सी बात है कि डॉक्टर पांडे ने जब जिस पर काम कर रहे थे, डॉक्टर पांडे ने पहले प्रारंभ किया था। डॉक्टर पांडे ने 2 काम के 2 मुख्य काम है। तो अभिनवगुप्त से काम किया जो 1935 में उनका प्रकाशित हुआ, और दूसरा काम उन्होंने किया सौंदर्य शास्त्र पर, जो 1948 में उनका काम प्रकाशित हुआ।
और फिर आगे चल करके भी 1956 में प्रकाशित हुआ। 2 खंडों में बड़ा भारी काम किया उन्होंने। लेकिन जब वो सौंदर्य शास्त्र पर काम कर रहे थे तो उन्हें ये लगा कि सौंदर्य शास्त्र में काम वो तब कर सकते हैं जब वो अभिनव गुप्त को समझ लें और अभिनव गुप्त के दर्शन को समझ लें। यदि उस दर्शन को नहीं समझते तो फिर सबसे बड़ी बात है कि अब हम सौंदर्य शास्त्र को नहीं समझ सकते। एक बात कहो, हम सब लोग यहाँ विद्यार्थी हैं, तो पहली बात ये आप समझिए कि मुझे आप आचार्य के रूप में मत लीजिए, मुझे आप विद्यार्थी के रूप में लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली हमारी ज्ञान की यात्रा प्रारंभ होती है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। शायद आपको, जब मेरा प्रोफेसरशिप का सिलेक्शन वो इंटरव्यू हो रहा था तो मुझसे उस वक्त सोढ़ा साहब हमारे वाइस चांसलर थे, तो सोढ़ा साहब ने मुझसे कहा कि रस्तोगी साहब या डॉक्टर रस्तोगी, आप तो संस्कृत के पंडित थे, तो आपसे संस्कृत में बात की जाए। तो कोई बात नहीं, संस्कृत बात तो कोई बात नहीं, हमने कहा अवश्य जरूर कीजिए। तो जब उन्होंने कहा संस्कृत के पंडित हैं तो मैंने कहा मुझे एक वाक्य कहने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। बोले क्या? तो मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, और आप कुलगुरु हैं, तो आपके मुख से निकला है पंडित शब्द, तो मेरे सर पे हाथ रख करके आप आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन मैं इस शब्द को सार्थक कर सकूं। क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि जब तक मैं विद्यार्थी हूँ तभी तक मैं अध्यापक हूँ। जिस रोज मैं विद्यार्थी नहीं रहूँगा उस रोज मैं अध्यापक रहूँगा। तो मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, क्योंकि यदि आप में, मैं अपने विद्यार्थियों से एक ही चीज़ कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, और आप सबसे भी ये मेरा जब भी कोई जो मेरे विद्यार्थी होंगे, बीए में मेरा प्रारंभ होता है, मैं इसे कहता हूँ कि न जानना बुरा नहीं है, जितना जानने के लिए तैयार रहना। तो यदि हम जानने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम कभी नहीं जान सकते। तो यदि हम जानने के लिए हम नहीं जानते हैं तो कोई प्रश्न नहीं पैदा होता, लेकिन हम जानने के लिए तैयार हैं तो हम जान जाएंगे। तो है ना कि तद विद्धि प्रणिपाते हैं परिप्रश्न ने सेवया। तो सवाल ये है कि यदि आप जानने के लिए तैयार हैं तो आप जान जाएंगे। तो ये आप मान के चलिए, ये मैं किसी उसमें नहीं, ये पूरी विनम्रता के साथ मैं अपने को विद्यार्थी मानता हूँ, हमेशा विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी विद्यार्थी हूँ। आप मेरी प्रशंसा करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें न करें, लेकिन वो मेरा भाव हमेशा रहता है। अब मैं आता हूँ अपने विषय की बात आपसे कर रहा था। तो पांडे जी ने कहा कि जब उन्होंने अपना, मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ, साहित्य दर्पण आप लोग पढ़ते हैं। अब जब साहित्य दर्पण में आप शंकुक को पढ़ते हैं तो शंकुक में आप देखते हैं कि वो आप कहते हैं वो मिथ्या ज्ञान है। अब ये जो वहाँ की जो दृष्टि है पूरी की पूरी, आपको आश्चर्य होगा कि पूरा का पूरा साहित्य दर्पण में जो जहाँ पर रस के सिद्धांत की चर्चा होती है वो एक तरीके से मिसरिप्रेजेंट करता है और अभिनव को टोटली मिसरिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं, तो जब हम पढ़ते आ रहे हैं हम साहित्य दर्पण को प्रमाण मानते हैं। साहित्य दर्पणकार के वैदुष्य को लेकर वो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे, बहुत प्रकांड पंडित थे, लेकिन परंपरा प्राप्त नहीं थी। उनका अभिनव गुप्त के साहित्य से या दर्शन से या उनके साहित्य शास्त्र से परिचय नहीं था, और इसलिए उनको जो चीज़ मिली उसको उन्होंने उसी प्रकार से उसको तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि इसी तरीके से
आप देखिएगा, आप ध्यान दीजिए कभी कि अभिनवगुप्त दर्शन एक दार्शनिक थे, तंत्र के दार्शनिक थे, तंत्रागम के विद्वान थे। तो पहली चीज है कि तंत्रागम में ऐसी कौन सी खास बात है जिसने सौंदर्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र को प्रभावित किया। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो ये बहुत आवश्यक है जानना कि आखिर तंत्र में कौन सी ऐसी बात है कि जिसके कारण कि पूरी की पूरी एक वाङ्मयी परंपरा जो है वो उससे प्रभावित होती है। तो अभिनव का जो तंत्र दर्शन है, उस तंत्र दर्शन के आलोक में वो सौंदर्य, वो काव्य शास्त्र की बात। दूसरी चीज और, हम जिसको सौंदर्य शास्त्र कहते हैं, काव्य शास्त्र दोनों भिन्न चीज है। हमारे विश्वविद्यालय में हम लोग जो विभाग में पढ़ते हैं वो सौंदर्य शास्त्र नहीं पढ़ते, हम लोग काव्य शास्त्र सिर्फ पढ़ते हैं। तो जो काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि काव्य शास्त्र में और सौंदर्य शास्त्र में मौलिक अंतर क्या है। क्योंकि हमने मार्क ये किया है कि विश्वविद्यालयी हमारे क्षेत्र में कम से कम संस्कृत के विद्यार्थी हैं, वो केवल काव्य शास्त्र पढ़ने के बाद कहते हैं कि वो सौंदर्य शास्त्र के ज्ञाता है, और वो सौंदर्य शास्त्र की चर्चा करते हैं, और जहाँ पर भी बात करते हैं वो केवल काव्य शास्त्रीय प्रतिपत्तियों को ही लेते हैं, उसमें सौंदर्य शास्त्र की प्रतिपत्तियाँ नहीं होती। तो सौंदर्य शास्त्र जो है वो कला का शास्त्र है पूरा का पूरा, और वो कला के में क्यों सौंदर्य उत्पन्न होता है, कला के सौंदर्य की क्या परिभाषा है, उसका शास्त्र है। सारी कलाओं में कौन किन चीज़ों के आधार पर उनमें समन्वय होता है, क्या सादृश्य है, कारीगर कलाएं क्या, तो क्या कलाओं का एक अपना एक दर्शन विकसित किया जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, हम उन पर अच्छी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको सामने प्रश्न उठाना चाहता हूँ जिससे कि आपको ये मालूम हो कि आप जो कर रहे हैं या जितनी चीज़ें क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए बात उठी। तो अभिनवगुप्त भी काव्यशास्त्रीय ग्रंथों पर लिख रहे हैं, लेकिन अभिनवगुप्त काव्यशास्त्रीय ग्रंथों को लिख करके भी वो सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से लिख रहे हैं। एक तरफ उनका लोचन है और दूसरी तरफ उनका जो सौंदर्य शास्त्र का ग्रंथ विशुद्ध अर्थों में कहा जा सकता है वो अभिनव भारती है। जो अभिनव भारती, अब आप देखिए अभिनव भारती जो है, अभिनव भारती का अध्ययन, अब अनुवाद उसका 2 अनुवाद आए हैं सामने, हम अभी बहुत दूर हैं अभिनव भारती के अध्ययन से, और ख़ास तौर से गेयाध्याय जो हैं, ख़ास तौर से 27 से 28 से लेकर के 36 अध्याय तक हम उसके अध्ययन से बिल्कुल अपरिचित थे। तो कहने का इसलिए है, मैं ये बताऊँ, अब हम आपके सामने जो अभी लोचन की बात उठी, लोचन में अभिनवगुप्त लोचन की टीका क्यों लिखते हैं, आप ध्यान दीजिए। प्रयाग जी आपने लोचन पढ़ाया, मैं आपका ध्यान और हम आपको भारती भी पढ़ाई जी, अभिनव भारती भी पढ़ाई आपने और पढ़ाई, बड़ी अच्छी बात है। अब हम देखिए, तो जब हम लोचन पढ़ते हैं प्रश्न उठता है कि हम लोग लोचन पे टीका ही क्यों लिखते हैं। अभिनव शैव शास्त्र के विद्वान हैं। दूसरी चीज ये है, आप ध्यान दीजिएगा कि ध्वन्यालोक तो विष्णु को समर्पित करती है। ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन तो विष्णु के उपासक है, नरसिंह के उनका मंगलाचरण जो है नरसिंह देव को समर्पित है देवता। और वैष्णव संप्रदाय के आचार्य की कृति के ऊपर शैव दर्शन का मूर्धन्य आचार्य टीका लिख रहा है। क्यों? हम अपने, क्षमा कीजिएगा, हम लोग जब ये ध्वन्यालोक पढ़ाते हैं तो हम इस प्रश्न को नहीं उठाते। अगर आप ध्वन्यालोक के मंगलाचरण को देखिएगा तो ध्वन्यालोक के चारों उल्लास जो हैं वो वाक्य के विकास से संबंधित एक दृष्टि, और दूसरी तरफ मैं एक छोटा सा एक सेकंड बस आपसे कह करके एक जिज्ञासा वृत्ति को जगाते हुए
काश्मीर शरीर दर्शन में जो कार्य कारण भाव है, उस कार्य कारण भाव के दो तरह से कार्य कारण भाव को मानते हैं। एक कार्य कारण भाव मानते हैं, अगर आप लोग हमारी बात से बोर होने लगे तो बता दीजिए कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5-6 मिनट बोल करके बात समाप्त करूँगा। जो कार्य कारण भाव है, वो कार्य कारण भाव दो तरह का है। एक कार्य कारण भाव तो वो है जिसको कि हम एम्पिरिकल कॉजेशन कहते हैं, लौकिक कार्य कारण भाव, यानी जो नियति के नियमों से नियमित है, जो कार्य का जिस सामान्य रूप से कार्य से कारण उत्पन्न होता है। लेकिन एक दूसरा कार्य कारण भाव है जिसको नियत दुर्लभी कार्य कारण भाव कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल कॉजेशन। और वो ट्रांसेंडेंटल कॉजेशन जो है वो कॉजेशन तो है, लेकिन कारणता के नियमों से परिचालित नहीं है। यानी कार्य जो है वो कारण निबद्ध नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा, और ये क्यों है? क्योंकि उस कारण में महेश्वर का स्वातंत्र है, उसमें सबका जो स्वातंत्र है वो निरर्गल स्वातंत्र है। और वो निरर्गल स्वातंत्र जो है, इसलिए वो कहते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, तो कहते हैं कवि, योगी, इनकी जो प्रतिभा है वो निरर्गल है। वो किसी नियमों से, अगर आप ध्यान दीजिए तो मम्मट के मंगलाचरण पे पहुंच जाइए तो मम्मट का जो मंगलाचरण है वो यहाँ से प्रारंभ होता है, नियतिकृत नियम रहिताम लादयिकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रचनाम निर्मिति मादधति भारती कबीर जयत। ये सारे शब्द काश्मीर शरीर से लिए गए, एक एक शब्द। तो कहेंगे नियतिकृत नियम रहता, नियम से जो ये कार्य कारण भाव कैसा है, जो नियतिकृत नियम से रहित है, लादिक नहीं, केवल मात्र लाद ही जिसमें है। तो अनन्य परतंत्र, किसी से किसी परतंत्र नहीं है, किसी तरह से किसी दूसरे के वशीभूत नहीं है। आप देखिए प्रतिभा की परिभाषा भी यही है। प्रतिभा की जो परिभाषा है वो नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मता, और वो नवोन्मेष माली मिलता है तो वो कहते हैं कि वहाँ पर धन्या लोग सीधे सीधे कहते हैं सरस्वती स्वादु तदर्थ वस्तु निश्चंद माना महत कवि नाम। इसकी व्याख्या में वो सीधे सीधे कहते हैं कि यहाँ पे जो सरस्वती शब्द की बात कही जा रही है वो जो है वो नानुमीय माना, प्रतिवृत्तीन प्रति नानुमीय माना, अविद तदावेशेन वर्तमाना। अनुमान का विषय नहीं है, वो उसमें आवेश के साथ वर्तमान होती है। यानी वहाँ पर जो कवि है वो भी उस स्वातंत्र शक्ति में आविष्ट होता है, और जो श्रोता है वो भी उसी में आविष्ट होता है। तो इसलिए वो कहते हैं अब यहाँ पर इस स्वातंत्र को कैसे बताया जाए काव्य में। तब उन्होंने कहा ध्वनि। ध्वनि जो है वो क्या है, वो अनन्य परतंत्रा है। ध्वनि शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थ से भी उत्पन्न होती है, प्रकरण से भी उत्पन्न होती है। ध्वनि के नियम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते इसका एक ही ध्वनि अर्थ होगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, वो ध्वन्यालोक में कमाल की बात करते हैं। अभिनव गुप्त जिस वक्त चर्चा करने लगते हैं और ध्वनि के अर्थ को बताते हैं, तो वहाँ आपको अगर याद हो तो आपको वहाँ वो प्रश्न उठाते हैं कि सोअर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य होगी शब्दश्च कष्टन यत्न प्रत्यभिज्ञेयो तौ शब्दार्थो महाकवे। और यहाँ वो जब प्रत्यभिज्ञा शब्द की बात है तो प्रत्यभिज्ञेयो तो शब्दार्थो प्रत्यभिज्ञेयो, वो कैसे है, वहाँ पर वो कोट करते हैं उत्पल की कारिका को, तई तई रुपया चितई तन्व्यास तो अंतिके, और उसकी, और वहाँ पर जो अभिनव प्रतिभिज्ञा का अर्थ देते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो अर्थ पूरे प्रतिभिज्ञा वाङ्मय में और तंत्र वाङ्मय में उनके कहीं नहीं।
वो कहते हैं विशेषतोनुसंधानम। और विशेषतोनुसंधानम कैसा है? एक अनुसंधान नहीं है कि विशेषतोनुसंधानम का अर्थ है कि उससे क्या होता है, ये काव्य गिरा है सहस्त्र शाखी भवत, एक शाखा नहीं होती है, उसकी हजारों शाखाएं। अब ये जो स्वातंत्र है, उस स्वातंत्र को कैसे वाक् में दिखाया जाए, कैसे काव्य में दिखाया जाए, कैसे कवि प्रतिभा में दिखाया जाए, उसके लिए ध्वनि की शरण लेते हैं। और इसलिए ध्वन्यालोक की वो, तो मैंने आपके सामने एक बात छोटी सी रखी, मुझे ज़्यादा आपसे चर्चा फिर कभी प्रसंग होगी तो बात करेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जब आप करेंगे तो आपको इस कारण से अभिनव का महत्व है। और एक नहीं अनेक, एक नहीं, जब आप बातें उठेंगे तो बहुत सी बातें आएंगी, केवल एक हमने, वो कहते हैं ना कि बटोई का एक चावल देखते हैं, तो एक आपके सामने हमने रखा। और मैं अभिभूत हूँ आपने जिस तरह से हमारा स्वागत किया, और मैं वशंबद्ध हूँ, अभिभूत हूँ। और मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, और जब इस प्रकार का सम्मान होता है तो बहुत औपचारिकता की गंध आती है। तो मैं इसको वो न मानते हुए आपके प्रेम का ये आपका प्रेम है, मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।